तो सर सवाल यही है, क्या नया अपडेट है? स्टेट ने अपना हलफनामा नहीं दायर किया, तो स्टेट को समय दिया गया है 2 मई तक। यानी कि 2 मई तक अगर स्टेट का जवाब आ जाता है तो हमको उसका जवाब देना है, स्टेट के जवाब का। और केंद्र सरकार का जवाब आ गया है तो हमको 16 मई तक का समय दिया गया है। क्या केंद्र सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है कि कुर्मी कभी एसटी थे? केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है उसने मेरे पिटीशन का तो कोई जवाब ही नहीं दिया है। रिसर्च के ए पर जरूर आप कह रहे हैं कि आदिवासी है, या कुर्मी मान रहा है अपने आप को कि वो आदिवासी है। क्या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहाँ कह रहा है कि भाई वो आदिवासी है? हमारी डिमांड है जेनेटिक्स के आधार पर, और हमारी डिमांड जो है वो मेरी जो हिस्ट्री है, कल्चर है, लैंग्वेज है, एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट्स है, उस कॉपी में ऑलरेडी इंडिकेशन है, यानी कि जेनेटिक इंडिकेशन है कि ये आदिवासी हैं, कि ये आर्यन नहीं है। आपने एक आदिवासी को बदल के आपने ओबीसी कह दिया, बस इतना ही किया है आपने, और कुछ नहीं किया है। आप किसी का आदिवासियत थोड़े बदल देंगे, उसकी जो जेनेटिक रिपोर्ट हो तो आप बदल नहीं सकते हैं। इनको केवल ये कहिए कि किस आधार पे उन्होंने मेरा नाम बदल दिया, आदिवासी से ओबीसी कैसे कर दिया, वो बता दें। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण फिर से उस मामले की एक बार हम ताज़ा अपडेट लेने के लिए आए हैं। कुर्मी का जो मामला चल रहा था, जो कोर्ट के अंदर, कोलकाता हाई कोर्ट हो या रांची के अंदर जो मामला चल रहा था एसटी का दर्जा को लेकर, उसमें क्या कुछ नया डेवलपमेंट है? आपने पिछली बार जब हमने बातचीत किया था तो पता ही है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, और उसकी सुनवाई जब अभी हुई, क्या केंद्र सरकार ने जवाब दिया, उसको लेकर हम एक तरीके से सर से बात करते हैं कि उसमें क्या केंद्र सरकार ने जवाब दिया है और आगे का क्या अपडेट है। तो सर सवाल यही है, क्या नया अपडेट है? कोलकाता हाई कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को कुर्मी मामले में नोटिस जारी किया है, क्या कुछ जवाब आया? देखिए, केंद्र सरकार का जवाब आ गया है, तो अब समझिए कि वही जवाब रांची हाई कोर्ट में भी दाखिल होगा। और लेकिन स्टेट ने अपना हलफनामा नहीं दायर किया, तो स्टेट को समय दिया गया है 2 मई तक, और हमको समय दिया गया है 23 तक। यानी कि 2 मई तक अगर स्टेट का जवाब आ जाता है तो हमको उसका जवाब देना है, स्टेट के जवाब का। और केंद्र सरकार का जवाब आ गया है तो हमको 16 मई तक का समय दिया गया है कि 16 मई तक हम अपना हलफनामा उसके खिलाफ दायर कर दें। क्या केंद्र सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है कि कुर्मी कभी एसटी थे? नहीं, स्टेट का जो जवाब है वो बहुत हास्यास्पद है। हम लोग इतने साल तक इंतज़ार किया, आपको अंदाज़ा होगा, आप मेरा इंटरव्यू किए हैं। 2021 में हम लोग वो पिटीशन लेके गए ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट में। उसके बाद बहुत बाद में हम लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर किया। और अब स्थिति ये कि लगता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट पहले सुनेगी, रांची हाई कोर्ट बाद में सुनेगी। खैर, जो भी कोई भी हाई कोर्ट सुने, अल्टीमेटली वही फॉलो होगा। एक हाई कोर्ट जो आदेश दे देगी उसी को दूसरे हाई कोर्ट्स भी फॉलो करेंगे, क्योंकि और दूसरा उनके पास चारा नहीं है। केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है उसने मेरे पिटीशन का तो कोई जवाब ही नहीं दिया है। ये मतलब हास्यास्पद बात है और आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने जवाब दिया है इसके चिट्ठियों का। मतलब जो बंगाल की सरकार ने चिट्ठी लिखी थी, बंगाल की सरकार की जो वहाँ जो उनकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो बॉडी है, मतलब उनका जो स्टेट का जो कमेटी है, स्टेट का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, एक छोटा मोटा रिसर्च भी किया, क्योंकि उनकी रिसर्च अच्छी है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है और जो कारण बताए हैं कि क्यों इनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। ये आदिवासी हैं, बस आदिवासी का दर्जा नहीं, आदिवासी तो हैं ही। देखिए, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये कोर्ट में भी हो रहा है और बाहर में भी हो रहा है कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो पूरा सेंटेंस है, ये भ्रामक सेंटेंस है। कुर्मी तो आदिवासी हैं। आदिवासी हैं क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप आदिवासी वाला है। एक सेकंड, मैं बता दूं पहले कि क्यों कुर्मी आदिवासी हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप जो है आदिवासी वाला है। दूसरा, उनका एंथ्रोपोलॉजिकल जो ट्रेट्स है वो आदिवासी वाला है। उनका लैंग्वेज आदिवासी वाला है। उनका जो कल्चर है वो आदिवासी वाला है। ठीक है। और जितनी किताबें हैं, मतलब एंथ्रोपोलॉजी पर जितनी किताबें हैं, यानी कि जो दस्तावेज हैं, जिसको हम कह सकते हैं, जो दस्तावेज है कुर्मी पर, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी दस्तावेज हैं वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि ये द्रविड़ियन आदिवासी हैं। ये द्रविड़ियन आदिवासी क्यों है? क्योंकि वो रिसर्च के आधार पर नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल जो ट्रेट्स हैं, आपके एंथ्रोपोलॉजिकल जो ट्रेट्स हैं, आपकी जो भाषा है, आपका जो कल्चर है, आप जो कुछ करते हैं, जैसे खेती इनका मुख्य पेशा है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के एक अंदाज़ा उन लोगों ने लगाया कि ये, मतलब जो खासतौर पर डाल्टन और रिजले साहब जो थे, इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये द्रविड़ियन आदिवासी हैं। तो आदिवासी तो हैं,
द्रविड़ियन नहीं है ना, क्योंकि जेनेटिक रिसर्च ने उसको का जो रपट है जेनेटिक रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो डिफरेंट है। लेकिन सवाल ये है कि सर रिसर्च के ए पर ज़रूर आप कह रहे हैं कि आदिवासी है या कुर्मी मान रहा है अपने आप को कि वो आदिवासी हो, लेकिन बाकी सरकार है या दूसरे लोग समाज है वो तो नहीं कह रहा है ना कि भाई, वो तो यही कह रहा है कि भाई जो कुर्मी अपनी लड़ाई लड़ रहा है एसटी की मतलब आदिवासी होने की दर्जा मांग रहा है, वो लोग नहीं कोई भी मानने के लिए या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहाँ कह रहा है कि भाई वो आदिवासी है, वो उस फाइंडिंग के आधार पर भी नहीं कर रहा है। अब इसके लिए इसका जवाब कहाँ से देंगे हम? इसका जवाब देंगे जो उनका हलफनामा है ना। हमारी फाइंडिंग्स हमारी जो डिमांड है वो किस आधार पर है? हमारी डिमांड है जेनेटिक्स के आधार पर, और हमारी डिमांड जो है वो मेरी जो हिस्ट्री है, कल्चर है, लैंग्वेज है, एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट्स है, और जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के बेसिस पे जो फाइंडिंग्स है जो डाल्टन रिजले की है, जिसमें उन्होंने कहा द्रविड़ियन आदिवासी हैं, लैंग्वेज, कल्चर। अब जो नई रिसर्च आई है जेनेटिक्स में, यानी कि गुणसूत्रों का जो अध्ययन हुआ, मतलब डीएनए का, तो डीएनए का अध्ययन कहाँ हुआ? वो एक मतलब सरकार की ही एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इसके लिए माने जाते हैं, इस तरह के रिसर्च के लिए माने जाते हैं, यानी कि बीएचयू। तो बीएचयू में जो ब्लड सैंपल्स गया और उसकी जो फाइंडिंग्स आई वो बिल्कुल क्लियर है कि ये ओंगे के बिरादरी हैं। ओंगे जो अंडमान निकोबार के जो आदिवासी हैं, जिसको माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने आदिवासी हैं, ये उनकी बिरादरी है। अब फाइंडिंग्स आने ही वाली है, हमको लगता है 15-20 दिन के अंदर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो प्री प्रिंट में छपेगी पूरे दुनिया को पता चल जाएगा कि इनका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो M32 है जो उनमें मिला था, और इनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो डी के बाद का है, डी मिला था ओंगे में। तो क्लियर हो गया कि इनका जो कनेक्शन है वो ओंगे लोगों से है, तो ये सबसे पुराने आदिवासी हैं जेनेटिकली। पहले से तो आदिवासी है ही, क्योंकि रिजले और डाल्टन साहब ने पहले ही कह रखा है कि भाई ये लोग द्रविड़ियन आदिवासी हैं, ठीक है। यार ये गियर्सन की जो रिपोर्ट है, जो लैंग्वेज पर जो सबसे प्रमाणिक जो किताब है गियर्सन साहब की, जो जिसको मैं भूल रहा हूँ, उसकी केंद्र सरकार सर क्या बोला जवाब में? वो क्या कह रहे हैं कि इनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? उन्होंने क्या कहा? करेक्ट, हम अभी आ ही रहे थे उस पर। देखिए, केंद्र सरकार को क्या जवाब देना था? केंद्र सरकार को ये कहना था कि रिजले, गियर्सन और डाल्टन साहब ने जो आपको कहा है कि आप आदिवासी हैं या आप द्रविड़ियन आदिवासी हैं, जो भी हैं कि आप आदिवासी हैं, उन्होंने कहा ये गलत है, ये उनको कहना था, ठीक है ना। उनको ये कहना था। दूसरा उनको कहना था, क्योंकि जो मेरी जो कलकत्ते में जो पिटिशन है और कुछ हद तक यहाँ भी है, क्या नाम है, ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट में, उसमें एक रपट लगी हुई है लोधा और कुर्मी। लोधा माने सबर, समझ गए? सबर और कुर्मी पर एक रिपोर्ट मेरे पास पहले ही से थी। माने ये जो हम लोगों ने रिपोर्ट के लिए जो ब्लड सैंपल्स भेजे बीएचयू में, ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो फाइंडिंग्स आई है जेनेटिक्स की, उससे पहले एक रिपोर्ट ऑलरेडी थी। उसमें लोधा सबर यानी कि बंगाल के लोधा सबर और बंगाल के ही कुर्मियों के ब्लड सैंपल्स का अध्ययन ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का हुआ था, जो उसकी कॉपी ऑलरेडी लगी हुई है। उस कॉपी में ऑलरेडी इंडिकेशन है, यानी कि जेनेटिक इंडिकेशन है कि ये आदिवासी हैं, ठीक है ना। ये गैर आदिवासी नहीं है, यानी कि ये आर्यन नहीं है। इनमें R1A का जो जीन है जो आर्यन लोगों में है, ये उनमें नहीं है। तो सरकार को क्या कहना था कि जो सबर और कुर्मी की जो रिपोर्ट पहले से थी, मान लीजिए अभी उनके पास ये रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट आई नहीं है, जब तक प्री प्रिंट में छपेगी नहीं तब तक सबके पास जाएगी नहीं। तो ठीक है, सरकार के पास हमारी जो रिपोर्ट है एक्सक्लूसिवली कुर्मियों की जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास नहीं है, तो समझ में आ गया कि आपके पास नहीं है। लेकिन जो है कुर्मी सबर की जो रिपोर्ट है, आपको उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना था, और आपको रिजले, गियर्सन और डाल्टन की जो एंथ्रोपोलॉजी पर जो किताबें हैं और उनकी जो फाइंडिंग्स है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना था। इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट का हम लोगों ने खंडन किया है। किस आधार पर खंडन किया है? तो वही सोमा मुंडा की रिपोर्ट बता रहे हैं वो। तो सोमा मुंडा की रिपोर्ट किसने बनवाई थी? सोमा मुंडा की रिपोर्ट बनवाई थी अर्जुन मुंडा ने, और वो बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट में बनाई गई थी। माने एकदम बेईमानी से भरा हुआ वो रपट है। केंद्र सरकार कह रही है कि ये मतलब नहीं है, कुर्मी आदिवासी नहीं। जो फाइंडिंग्स है वो सही नहीं है, मतलब बंगाल की हमारी फाइंडिंग्स के बारे में कुछ नहीं कह रही है।
क्योंकि हमारी जो रपटे उसमें लगी हुई है, एंथ्रोपोलॉजिकल जो डिटेल्स लगी हुई है, उसमें रिजले भी लगे हुए हैं, उसमें गियर्सन लगे हुए हैं, उसमें डाल्टन लगे हुए हैं, उसमें जेनेटिक रिपोर्ट लगी हुई है मेरे कम से कम कलकत्ता तो ज़्यादा, क्योंकि बाद में बनी थी उसकी वो पिटीशन, तो उसमें और भी क्या नाम है इम्प्रूवमेंट हो गया था। ये सारी चीज़ें लगी हुई है, इसमें से किसी चीज़ को केंद्र सरकार ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। तो आप किसके खिलाफ हलफनामा फाइल किए हैं? मेरे खिलाफ। बंगाल की सरकार ने आपको कौन सा प्रपोजल भेजा, किस आधार पर वो प्रपोजल भेजा कि इनको क्या नाम है आदिवासी का जो एसटी जो लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए? बंगाल की सरकार का मामला। हालांकि बंगाल की सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी वो सही रिपोर्ट है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने हलफनामा तो उसके खिलाफ नहीं फाइल किया ना। अभी तो उसने तो कोई हलफनामा ही नहीं फाइल किया, स्टेट ने कोई हलफनामा नहीं फाइल किया, केंद्र ने हलफनामा फाइल किया। और उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बंगाल की सरकार ने जो चिट्ठियाँ उनको लिखी उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे पिटीशन को और मेरे पिटीशन में जितनी बातें उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, तब तो एडमिटेड पोजीशन हो गया ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बंगाल सरकार ने जो हमको रिकमेंडेशन भेजा था हमने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्योंकि हमारे पास सोमा मुंडा की एक रिपोर्ट थी, फर्जी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट कहती है कि ये आदिवासी नहीं है, इसलिए हम उसको खंडन किया। मतलब एक तरह से केंद्र सरकार इनकार कर रही है आदिवासी आप मेरी बात समझिए। केंद्र सरकार इनकार कर रही है, जवाब दे रही है बंगाल सरकार को, उसी आधार पे एक तरीके से। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, जिसमें जेनेटिक रिपोर्ट लगी हुई है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट लगी हुई है, उसमें किसी न तो उन्होंने रिजले को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, न उन्होंने डाल्टन को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, न उन्होंने गियर्सन को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, और ना ही लोधा सबर पर जो जेनेटिक रिपोर्ट है जो लगी हुई है मेरे पिटीशन में उसको भी उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। तो एक तरह से एडमिटेड पोजीशन हो गया। जब आप मेरे पिटीशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं और मेरे पिटीशन के खिलाफ आप हलफनामा फाइल करते हैं, इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं। वो तो बहस की चीजें आएंगी ना, जब केस कोर्ट में आएगी वो अलग बात है। लेकिन जो लॉ कहता है, लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने पिटीशन फाइल किया है, आप मेरे पिटीशन के खिलाफ हलफनामा फाइल करते हैं और मेरे पिटीशन में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं कि इस आधार पर आपने जो हमारा नामकरण बदल दिया, ये क्या हुआ है? नाम बदला हुआ है। आपने एक आदिवासी को बदल के आपने ओबीसी कह दिया, बस इतना ही किया है आपने, और कुछ नहीं किया है। आप किसी का आदिवासियत थोड़े बदल देंगे, उसका उसकी जो जेनेटिक रिपोर्ट हो तो आप बदल नहीं सकते हैं, माने उसका जो जीन है, डीएनए, वो बदल नहीं सकते हैं। उसकी एंथ्रोपोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है, ट्रेट्स है, वो नहीं बदल सकते हैं। भाषा, संस्कृति, हिस्ट्री, कुछ भी सरकार नहीं बदल सकती है, कोई भी कानून बना ले। वो तो आदिवासी हैं, तो वो तो आदिवासी हैं ही। आपने बदला क्या? आपने नाम बदल दिया, आपने आदिवासी शब्द हटा के आपने ओबीसी कर दिया। हम तो यही पूछ रहे हैं सरकार से कि आप केवल हमें इतना बता दीजिए कि आपने जो हमें आदिवासी नाम, मेरा जो आदिवासी नाम बदल के आपने जो ओबीसी किया है, किस आधार पर किया? हम तो इतना ही पूछे हैं। तो वही कलकत्ता हाई कोर्ट में मेरा पहले प्रेयर सुन लीजिए, तब समझ में आएगा कि केंद्र सरकार की जो हलफनामा है उसका क्या महत्व है। हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय में हमने सिर्फ मेरा जो प्रेयर है, जो मेन प्रेयर, कि इन्होंने मेरा नाम बदल दिया, इन्होंने आदिवासी से हमको ओबीसी कर दिया और मेरा अब नाम ओबीसी लिस्ट में आता है 1950 के। इनको केवल ये कहिए कि किस आधार पे उन्होंने मेरा नाम बदल दिया, आदिवासी से ओबीसी कैसे कर दिया, वो बता दें। आधार अगर ये कहते हैं कि 342 में राष्ट्रपति को पावर है कि इन कंसल्टेशन विद गवर्नर्स या राज प्रमुख, जो पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, उनसे बात करके किसी को आदिवासी बना सकते हैं। हालांकि संविधान हटाने की बात तो करता नहीं है, संविधान जोड़ने की बात करता है। हमने जो लिस्ट बनेगी उसमें जोड़ने की बात करता है, हटाने की बात नहीं करता। लेकिन हमने कहा कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, विदाउट एडमिटिंग हमने मान लिया कि हटा भी सकते हैं आप बता दीजिए ना भाई कि कंसल्टेशन क्या की है। कंसल्टेशन का इसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। केंद्र सरकार ने कहीं भी नहीं लिखा ये बात कि हम बताएंगे कि किस कंसल्टेशन के आधार पर, यानी कि राज प्रमुख, गवर्नर और राष्ट्रपति, 3 राष्ट्रपति थे ना उस समय, बंगाल के अलग, बिहार के अलग और उड़ीसा के अलग, और तीनों जगह कुर्मी है, आपको पता है। तो 3 राष्ट्रपति के जो कंसल्टेशन हुए होंगे वो 3 गवर्नरों से हुए होंगे, और तीनों स्टेट के पास उसकी रपट होनी चाहिए, या जो डिस्कशन हुआ होगा उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो तीनों स्टेट के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के पास, जो अब झारखंड है, झारखंड सरकार के पास गवर्नर और इनके क्या नाम है, प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन का कोई दस्तावेज नहीं है। बंगाल सरकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है, उड़ीसा सरकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो आपके पास होना चाहिए। आप न कह रहे हैं कि भाई आपने बदला, इन कंसल्टेशन, राष्ट्रपति को पावर है इन कंसल्टेशन विथ राज प्रमुख एंड गवर्नर, इट कैन इंक्लूड, आई से दैट ओके यू कैन एक्सक्लूड ऑल्सो। सो इफ़ यू हैव एक्सक्लूडेड माई नेम, अगर आपने मेरा नाम हटाया है तो कंसल्टेशन वाला कागज हमको दिखा दीजिए। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है,
कंसल्टेशन वाला कागज़ जो है वो उसमें क्या हो सकता है? चाय पर चर्चा नहीं हो सकती है ना, कि हम लोग चाय पिए और आपस में बात कर लिए कि अच्छा ऐसा करते हैं कि इनको कुर्मियों को हटा देते हैं और इनको आदिवासी बनाते हैं, इनको आदिवासी लिस्ट से हटा के इनको ओबीसी बना देते हैं और उनको हम आदिवासी बना देते हैं। ये चाय पर चर्चा नहीं हो सकती है। अगर आप चर्चा करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट्स पर चर्चा कर रहे हैं कि ये इनके एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, इसके हिसाब से हम लोगों को लगता है कि ये आदिवासी नहीं है, इसलिए इनको ओबीसी बना दीजिए या इनको फॉरवर्ड बना दीजिए, जो भी बना दीजिए। तो आपको वो एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट्स की कौन सी चर्चा हुई, कौन से एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट्स की चर्चा हुई और वो उसके आधार क्या थे, कौन सा बुक आपने रेफ़र किया? उस समय तो रिजले, आपके सामने रिजले का बुक था, आपके सामने डाल्टन की डाल्टन की किताब थी, आपके सामने इनका सर्वे था, क्या नाम है, गियर्सन का। तो आपने कौन सी दूसरी किताब को आपने रेफ़र किया एंथ्रोपोलॉजी की, जिसके आधार पे आपने हमको बदल दिया, हमारा आदिवासी नाम बदल के आपने ओबीसी कर दिया? मेरा लास्ट सवाल है, मेरा उससे पहले आप समझ लीजिए, इस बार ये मेरा मेन प्रेयर है, आप समझिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय में ये मेरा मेन प्रेयर है और ये जो मेन प्रेयर है इसका केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसको आप अगर हम आपको लॉ नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप सीपीसी पढ़ेंगे तो उसमें जो इसको किस तरीके से आप अपनी जीत की तरह से देख रहे हैं या अभी तरह से? बिल्कुल जीत की तरह से। ये हम बिल्कुल केंद्र सरकार ने जो खंडन किया, केंद्र सरकार ने बंगाल के की जो रपटें गई या बंगाल के जो प्रस्ताव गए केंद्र सरकार के पास, उसकी खामियां गिना रही है या वो कह रही है कि हमारा जो रिसर्च है वो बंगाल के रिसर्च को सपोर्ट नहीं करता, बस इतना ही वो बता रहे बंगाल सरकार। मतलब वो नहीं कह रही कि कुर्मी आदिवासी, वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। दूसरा जो हमारा प्रेयर है कि भाई जो तुम कंसल्टेशन की उसकी कॉपी दे दो, उसके बारे में बिल्कुल खामोश है केंद्र सरकार। मतलब आप मान रहे हैं कि आपके पास कागज़ नहीं है। मेरा सवाल ये है, जो पूरी बात, ये तो अभी आपने डीएनए की बात की, एंथ्रोपोलॉजी की बात की, मेरा सवाल है कि जो अभी तक कुर्मी का तर्क था, कुर्मी समाज का तर्क था कि भाई 1950 से पहले हम एबोरिजिनल आदिवासी थे और बाद में जो है जैसे देश ये हुआ, संविधान बना और उससे हमें बाहर कर दिया गया, वो कारण नहीं बताया। तो उस आधार पर क्या अब बातचीत नहीं हो रही है? वो तर्क कहाँ है? मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन की जो बात हो रही है कि 1950 से पहले हम थे और अब नहीं है, उस पर बात क्या कोर्ट के अंदर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है ना। कोर्ट में जो हमारा आर्गूमेंट है वो यही है ना कि जो पहले हम, उस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या कोई जवाब नहीं है ना, वही तो हम कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। हमने जो अपने पिटीशन में कहा है कि ये सारे एंथ्रोपोलॉजिकल प्रमाण हैं हमारे पास, ये सारी किताबें हैं, प्रमाणिक किताबें हैं, जिसके आधार पर हम आदिवासी थे। आपने हमारा नाम बदल दिया, आदिवासी से ओबीसी कर दिया, कैसे कर दिया आप बता दीजिए, ठीक है ना? आप केवल उतना बता दीजिए। हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप हमको आदिवासी, आप क्या बनाएंगे हमको आदिवासी? हम तो आदिवासी हैं ही, आप हमको क्या बना सकते? आपने मेरा नाम बदला, हम केवल ये पूछ रहे हैं भाई नाम किस ग्राउंड पे बदला, आप बता दीजिए। वो ग्राउंड बताने की स्थिति में नहीं है और इस पर कोई बात ही नहीं की है केंद्र सरकार ने कि किस ग्राउंड पे उन्होंने हमारा नाम बदला, आदिवासी से हमको ओबीसी कर दिया। इस पर कोई बात उनके हलफनामे में नहीं है। अब तो खैर हियरिंग होने के बाद रणनीति क्या है? आदेश में आगे क्या करेंगे? देखिए मेरी रणनीति तो राजनीतिक है नहीं। अब मतलब जो भी है कोर्ट के लिए क्या है, मैं उसका जवाब देने वाला हूँ कि एडमिटेड पोजीशन है, ठीक है ना? ये एडमिटेड इसको कहते हैं, बने जो लीगल टर्म है, इसलिए मैं सीपीसी को हमने कोट नहीं किया, ऑर्डर 8 रूल 3 और 5 को। वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप उसमें जाते हैं लीगल चीज़ों में। मतलब आप जो सामान्य जो बातचीत हम लोग करते हैं, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं कि एडमिटेड पोजीशन, यानी कि हमने जो दावा किया या हमने जो वहाँ प्रेयर लिया, अगर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, गलत साबित नहीं करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने बोला कि नहीं हम इसको नहीं मानते, इनके दावे को नहीं मानते हैं। आप कौन है मेरे दावे को माने या नहीं माने? पावर थोड़ी है आपको। आपको ये कहना पड़ेगा कि ये जो मांग रहे हैं दस्तावेज कि राजप्रमुख, गवर्नर या गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या बातचीत हुई तीनों स्टेट के गवर्नर्स के साथ, उस बातचीत को सार्वजनिक कर दीजिए। उस बातचीत का दस्तावेज हमको दे दीजिए, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम अपना पिटीशन वापस ले लेंगे। मतलब किस आधार पर हमें हटाया? हमने कोर्ट में भी कहा कि अगर ये इतना बता देते हैं तो हम अपना पिटीशन वापस ले लेंगे, इससे ज़्यादा हम मांग ही नहीं रहे। और इसी का जवाब नहीं दे रही है केंद्र सरकार, क्योंकि वो दे नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है जो ये साबित करे कि हमको आदिवासी, मेरा नाम आदिवासी से हटा के ओबीसी कर दिया गया। इसका कोई कंसल्टेशन
प्रेसिडेंट और राज प्रमुखों के बीच में या गवर्नर्स के बीच में हुई ही नहीं है, तो दस्तावेज कहाँ से है लाएंगे ये? तो चूंकि इनके पास दस्तावेज नहीं है, इसलिए उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अगली डेट पे तो मैं यही बहस करूंगा ना कि हमने तो कहा कि आप दस्तावेज दे दीजिए भाई, कि आपने किस कंसल्टेशन के आधार पर आपने मेरा नाम आदिवासी से बदल के ओबीसी कर दिया, और ये उसके बारे में बिल्कुल चुप है। मतलब ये एडमिट कर रहे हैं कि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो अगर इनके पास दस्तावेज नहीं है तो इनका जो 1950 का नोटिफिकेशन है वो गलत है। तो इनका जो 1950 का नोटिफिकेशन है, ये 1913 के नोटिफिकेशन और ये 1931 के नोटिफिकेशन के आधार पर इनको कहिए सुधारें। मेरा फाइनल आर्गूमेंट होगा। एक चीज़ मुझे जानना है, हालांकि आप रांची हाई कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं कुर्मी मामले में, क्या कभी ये चीज़ जानने की कोशिश किया कि अगर कुर्मी जो है आदिवासी नहीं है तो फिर वो सीएनटी के दायरे में क्यों है, या क्यों उनकी ज़मीनों पर सीएनटी लगी है? क्या इस पर सवाल का भी सरकार ने जवाब दिया किस आधार पर? बिल्कुल जवाब नहीं देगी सरकार। यही आप समझिए कि अगर सीएनटी में इनको 1962 में, आपको मालूम है कब इनको सीएनटी में डाला गया? 1908 में आया। तो इनका इरादा 1908 में तो अंग्रेज लाए, तो अंग्रेजों के समय तो हम आदिवासी थे। 1913 का जो नोटिफिकेशन उसमें हम आदिवासी हैं, 1931 का जो नोटिफिकेशन उसमें हम आदिवासी हैं। तो सीएनटी मेरे ऊपर भी लागू था, नहीं समझे? लेकिन उसके बाद जो 1950 के नोटिफिकेशन में हम गायब हो गए, तो हम सीएनटी से भी गायब हो गए, क्योंकि सीएनटी का जो सेक्शन 46 है उससे एडेड है ये नोटिफिकेशन, 1950 का नोटिफिकेशन। तो 1950 का नोटिफिकेशन अपेंड हुआ, यानी कि जोड़ा गया सेक्शन 46 से। कब? 1950 के बाद। तो उसमें तो हम हैं नहीं, क्योंकि उसमें तो आपने हमको बाहर निकाल दिया। तो 1950 से लेके 1962 तक हम लिस्ट से बाहर रहे, केवल 62 तक। किस लिस्ट से? सीएनटी लैंड का जो मैंने सीएनटी एक्ट से बाहर रहे, मैंने 1950 के लिस्ट से नहीं, सीएनटी एक्ट से हम बाहर रहे। अब 1962 में सरकार क्या करती है कि हमारे लैंड को सीएनटी एक्ट डिक्लेयर करती है, लेकिन हमको 1950 के नोटिफिकेशन में नहीं ले जाती है। अब बात समझ, देखिए बेईमानी। तो उस समय किसी ने सवाल नहीं पूछा? नहीं, सवाल नहीं पूछा। मतलब जितनी समझदारी है, या निर्भर करता है कि किस तरह के लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले पॉलिटिकल लोग आगे बढ़ाए, वो बहुत हाफ कॉक में थोड़ा बहुत उठाए, थोड़ा मतलब उनका एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उठाए, हुआ नहीं हुआ, उसके पीछे पड़े नहीं। लेकिन इस मामले में जो हमारे पिटिशनर हैं, यानी कि डॉक्टर महतो, ये 70 साल से पीछे पड़े हुए, ये छोड़े नहीं हैं। ठीक है ना? तो पॉलिटिशियन जब तक इस मामले को, अच्छा वो एक डॉक्टर हैं, तो वो एक कुर्मी पंच चलाते हैं। कुर्मी पंच करके उनका एक संगठन है, उसको चलाते हैं। कुर्मी पंच से वो क्या कर सकते थे? वो चिट्ठियाँ लिख सकते थे। उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, सरकार को चिट्ठियाँ लिखी, केंद्र सरकार को लिखी, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा। उन्होंने सवाल उठाया कि भाई सीएनटी में आपने हमको डाला, फिर नहीं, इत्तेफाक से ये एक सवाल केंद्र सरकार के पास नहीं इस पर तर्क क्या है? किसका? क्यों? ये तो सरकार को बताना है ना कि आप 1962 से हमारे लैंड को आपने सीएनटी लैंड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आपने हमको इसमें नहीं, नोटिफिकेशन 1950 में आपने हमको नहीं डाला। तो ये क्या किया आपने? क्योंकि सेक्शन 46 आप पढ़ेंगे सीएनटी एक्ट का, तो उसमें एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, वो तो लिस्ट के साथ उसका मतलब उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो इस लिस्ट से चलता है। कौन सा? 1950 की जो लिस्ट है एसटी और एससी की, उसके हिसाब से 46 को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन इन्होंने केवल एक नोटिफिकेशन के द्वारा 1962 के नोटिफिकेशन के द्वारा मेरे लैंड को डिक्लेयर कर दिया सीएनटी का, ठीक है, लेकिन हमको आदिवासी डिक्लेयर नहीं किया। यानी कि मेरा नाम 1950 के नोटिफिकेशन में नहीं डाला। तो आज तक कोर्ट में ये सवाल नहीं खड़ा किया गया, मतलब झारखंड हाई कोर्ट में ये सवाल खड़ा करना चाहिए था किसी को कि साहब ये कैसे हो गया कि आपने मेरे लैंड को सीएनटी लैंड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमको आपने आदिवासी लिस्ट से बाहर कर दिया। सरकारें तो कुछ तो बताएंगी, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार? राज्य सरकार नहीं बताएगी। केंद्र की भाई सीएनटी में हम कैसे आते हैं, और हम अगर आदिवासी नहीं सीएनटी जो है वो राज्य सरकार का मसला नहीं है, सीएनटी केंद्र सरकार का मसला है। तो केंद्र सरकार को ही बताना पड़ेगा कि आपने 1950 के लिस्ट से हमको बाहर कर दिया और 1962 में मेरे लैंड को सीएनटी डिक्लेयर कर दिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? क्योंकि सेक्शन 46 ऑफ द सीएनटी एक्ट इज कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली, कहीं उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज कनेक्टेड विथ दैट एसटी लिस्ट एंड और एससी लिस्ट ऑफ 1950। तो फिर आपने हमको कैसे मेरे लैंड को सीएनटी भी डिक्लेयर कर दिया और फिर हमको 1950 के लिस्ट में डाला भी नहीं? ये तो केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। दिस इज एन इशू इन आवर पिटिशन ऑल्सो। ये जब हम लोग आर्गू करेंगे कलकत्ते में, और फाइनल आर्गूमेंट जब करेंगे कलकत्ता में और ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट में, तो ये पूछेंगे कि हम हैं आदिवासी। देखिए ये इनका एक एक्नॉलेज पोजीशन है, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन से मेरे लैंड को सीएनटी लैंड डिक्लेयर किया 1962 में, लेकिन
और 46 का इंटरप्रिटेशन चलता है केवल CNT और क्या नाम है 1950 का जो नोटिफिकेशन है जिसमें ST SC लिस्ट है उससे होता है। लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन से हमको आदिवासी बना दिया, लेकिन 1950 में नहीं डाला। तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन लॉ एंड देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है या जो बोल रही है उसमें दुनिया भर के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ कोर्ट में रिजॉल्व होगा। चलिए, बहुत लंबी बातचीत हुई। और तो ये जो लोग इस मामले के अपडेट के लिए थे कि भाई कुर्मी मामले में कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, तो आप उसकी अपडेट जिस तरह से केंद्र सरकार ने जवाब दिया है और आप सुन रहे थे कि जो वकील साहब थे वो बता रहे थे कि क्या कुछ केंद्र सरकार ने बताया है। और अगली जब सुनवाई होगी, हमें लगता है जून में है, अगली सुनवाई जब जून में है 9 जून को है, तो उससे हो सकता है कि कोई फैसला आए या रास्ता निकला। लेकिन सवाल कई हैं जैसे इन्होंने खड़ा किया कि भी जब अगर हम आदिवासी नहीं हैं तो फिर CNT के लिस्ट में सरकार ने 1962 में क्यों डाला, ये सवाल हालांकि बहुत सारे ऐसे जो आम लोग हैं, आम कुर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं वो पूछते हैं और उस पर बहस भी करते हैं कि अगर हम नहीं है तो फिर किस आधार पर हमारे लैंड पर CNT लागू है, फिर बाकी चीज़ों से हम क्यों बाहर हैं। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।